न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे देखो जो फार्मूला बना था वो ये बना था, डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस टी नॉट। इसमें जो डी टी है फॉल इन टेम्परेचर, चेंज भी कह सकते हो, ये डी टी टाइम इंटरवल है, टी नॉट है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग और टी है टेम्परेचर ऑफ बॉडी। इसको लेकर हम क्वेश्चन करेंगे। देखो अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 to 60 इन 5 minutes, फाइंड द टाइम टेकन टू फॉल फ्रॉम 60 to 40, सराउंडिंग 20 है। देखो यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस फॉल हुआ 5 मिनट में, ये भी 20 डिग्री सेल्सियस है, इसका टाइम निकालना है। क्या करते हैं, देखो सबसे पहले डी टी निकाल लिए, ठीक है। डी टी की वैल्यू आपको दिख रही है 80 माइनस 60 आ जा रही है, कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। 80 माइनस 60 20 आ गया, ठीक। उसके बाद आप टाइम देख रहे हैं, टाइम 5 मिनट है, टी नॉट 20 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी। अब मुश्किल यहाँ पर ये कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी जो है ना 80 भी था 60 भी था, बीच की वैल्यूज़ भी रही होंगी, कौन सा लें, तो एवरेज निकाल दो। और अब डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस टी नॉट में आप वैल्यू प्लेस कर दो बस। जब आप वैल्यू प्लेस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिलेगा 20/5 ये आएगा, के की वैल्यू -2/25 होगी सेकंड केस में। फिर डी टी 60 माइनस 40 20 है, टाइम निकालना है, सराउंडिंग यही है, टेम्परेचर बॉडी 60 + 40/2 50 हो गया। लगाओ फिर दोबारा से, इस बार के की वैल्यू भी रख दो, ये डी टी बचा पड़ा और ये सॉल्व हो गई 25/3 8.33 मिनट आ रहा है। देख रहे हो आप कि पहले 20 डिग्री सेल्सियस जो फॉल हुआ 5 मिनट में और अगला 20 डिग्री सेल्सियस 8 मिनट में, टाइम बढ़ गया ना, तो रेट ऑफ कूलिंग स्लो हो गई क्योंकि डिफरेंस कम हो गया ना टेम्परेचर का, सराउंडिंग के साथ जो डिफरेंस है वो कम हो गया। ऐसे ये दिया बॉडी कूल्स फ्रॉम 90 to 80 in 2 minutes, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ बॉडी आफ्टर नेक्स्ट 2 minutes, सराउंडिंग का टेम्परेचर 10 है। फिर स्टार्ट हो जाओ, फर्स्ट केस में डी टी 90 माइनस 80 है, सराउंडिंग पे 10 है, डी टी 2 मिनट से सॉल्व करके के निकाल लिया -1/15। अच्छा टेम्परेचर ऑफ बॉडी वही 90 + 80/2 है ना, मैक्सिमम मिनिमम जो है उनका एवरेज निकाल लिया। उसके बाद देखो सेकंड केस पे जाओगे तो यहाँ फंसेंगे हम लोग, सेकंड केस में हम लोग फंस जाएंगे क्योंकि यहाँ T1 तो 80 T2 पता नहीं है, टी एज्यूम कर लिया, तो डी टी होगी 80 माइनस टी और टेम्परेचर ऑफ बॉडी 80 + T/2, टाइम 2 मिनट्स है, के मालूम है, रख दिया हमने यहाँ। डी टी की जगह वही 80 माइनस T/2, के की वैल्यू, इसकी जगह 80 + T/2 -10, सॉल्व करके निकाल दो, टी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्बेंस, ट्रांसमिटेंस। देखो किसी सरफेस पर अगर रेडिएशन डाली जाए तो 3 पॉसिबिलिटी हैं, तीनों ही होंगी ऐसा नहीं, 3 पॉसिबिलिटी हैं, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाए, कुछ ट्रांसमिट हो जाए और कुछ वो एब्जॉर्ब कर ले। तो रिफ्लेक्टेंस क्या होगा, रेशो ऑफ रिफ्लेक्टेड एनर्जी टू द टोटल एनर्जी इंसिडेंट ऑफ द सरफेस, यानी सरफेस पर कितनी एनर्जी हमने इंसिडेंट थी उसमें से कितना अमाउंट उसने रिफ्लेक्ट किया उसका रेशो होगा। एब्जॉर्बेंस क्या होगा, स्मॉल है ना, रेशो ऑफ एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ एनर्जी टू द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट, सेम डेफिनेशन। और ट्रांसमिटेंस, ट्रांसमिट एनर्जी वो टोटल एनर्जी। अच्छा यूनिट किसी की बने नहीं क्योंकि एनर्जी का रेशो है। अब आपको मालूम है ये रिफ्लेक्टेड एनर्जी है, ये एब्जॉर्ब एनर्जी है, ये ट्रांसमिट एनर्जी, इनका सम टोटल एनर्जी के इक्वल होगा। क्यू से डिवाइड करेंगे और ये आ जाएगा R + A + T = 1। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि तीनों का सम 1 है। अगर T 0 होगा तो R + A 1 हो जाएगा, R 0 होगा तो A + T हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा ना बॉडी की नेचर पर। अब यहाँ से एक डेफिनेशन और आती है बच्चों, एब्जॉर्बिव पावर। एब्जॉर्बिव पावर का क्या मतलब होता है, देखो जैसे किसी सरफेस पर हम रेडिएशंस डाल रहे हैं डिफरेंट वेवलेंथ की, वेवलेंथ का मतलब डिफरेंट कलर की, जैसे विबग्योर है ना, तो विबग्योर की जो वेवलेंथ रेंज है 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम है। तो जैसे हम कहेंगे वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, तो उसका मतलब डिफरेंट नेचर की। अब आपने 4000 वाली रेडिएशन डाली 30 जूल, 5000 वाली 10 जूल, 5500 वाली 20 जूल, 6000 वाली 10 जूल, 6500 वाली 15 जूल, 7000 वाली 25 जूल, टोटल मिलाकर 100 जूल एनर्जी डाल दी, बिल्कुल ठीक है। इस 100 जूल में से उसने 60 जूल एब्जॉर्ब कर लिया, तो जो उसकी एब्जॉर्बटेंस बनी 60/100 यानी 0.60, 60% हो गई, ये एब्जॉर्बटेंस है। अब जब आप एब्जॉर्बिव पावर निकाल रहे हैं ना तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की निकालोगे, जैसे आप निकाल रहे 4000 के लिए, तो आप चेक करोगे 4000 वाली 30 जूल एनर्जी है, और बाय द वे उसमें से उसने 10 जूल एब्जॉर्ब की,
तो वो 10/30 होगा, और ये वैल्यू 33% यानी 0.33 आएगी, इससे डिफरेंट हो सकती है। 6000 वाले की कितनी एनर्जी थी? 6000 वाले की 10 जूल थी, और बाय द वे उसने 10 में से 10 ही एब्जॉर्ब कर ली, तो 1 हो गया। तो जो एब्जॉर्बिव पावर है ना, एब्जॉर्टेंस में और एब्जॉर्बिव पावर में क्या डिफरेंस हो गया? एब्जॉर्टेंस का तो मतलब हो गया कि टोटल कितनी एनर्जी इंसिडेंट की थी और उसमें से उसने कितना एब्जॉर्ब किया, है ना, किस अमाउंट को कितना किया ये नहीं देख रहे हम लोग। और एब्जॉर्बिव पावर में किसी गिवन वेवलेंथ के लिए, तो उसमें क्या होगा कि उस वेवलेंथ की टोटल एनर्जी कितनी और उसमें से कितना एब्जॉर्ब किया, और ये वैल्यू एब्जॉर्बटेंस से डिफरेंट हो सकती है। समझ रहे हैं ना? तो ये ध्यान रखें, दोनों में अंतर है। तो डेफिनेशन क्या बनी? द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब फॉर अ गिवन वेवलेंथ, लिखा जाएगा ना भैया, इन अ गिवन टाइम टू द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट वेवलेंथ अराउंड द गिवन वेवलेंथ। तो यानी एब्जॉर्बिव पावर जो है पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए होगी, और पर्टिकुलर वेवलेंथ कौन सी होगी? जो भी आप सोच रहे हो, जो रेडिएशन आपने डाली थी उसमें से किसी एक के लिए। ऐसी एमिसिव पावर आ जाएगा, ई लैम्डा से लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, और पर यूनिट वेवलेंथ अराउंड द गिवन वेवलेंथ, ये भी गिवन वेवलेंथ के लिए होगा। इसकी यूनिट बनेगी, क्योंकि ये एनर्जी है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जूल पर यूनिट टाइम यानी पर सेकंड, पर यूनिट एरिया यानी मीटर स्क्वायर, और जूल पर सेकंड को वाट लिख देंगे, वाट पर मीटर स्क्वायर। जब आप एमिसिविटी पर आते हो तो आपने कहा एक बॉडी से सिंपल एक ब्लैक बॉडी है, दोनों को सेम टेम्परेचर पर हीट किया, रेडिएशंस निकलेंगे, किसी एक वेवलेंथ के लिए दोनों की एमिसिव पावर देखो। तो बॉडी की एमिसिव पावर तो हो गई ई लैम्डा और ब्लैक बॉडी की ई लैम्डा, इस रेशियो को नाम करेंगे एमिसिविटी। ठीक है, द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी टू द एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर फॉर द सेम वेवलेंथ नेम्ड एज एमिसिविटी, ये आ गया। और जनरली मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया ना, बॉडी एक ब्लैक बॉडी है, दोनों को सेम टेम्परेचर पर हीट कर रहा है, तो हमेशा ये रेडिएशन ज़्यादा होगी ब्लैक बॉडी वाली और ये कम होगी, क्योंकि ब्लैक बॉडी जो होती है वो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करती है, तो ऑब्वियस एमिशन भी ज़्यादा करेगी। तो इसलिए मैंने लिखा कि जो बॉडी की एमिसिव पावर है वो ब्लैक बॉडी से कम होगी, और ये रेशियो जो होगा 1 से कम आ जाएगा। अब किसको हमने ब्लैक बॉडी कहा? अ बॉडी विच एब्जॉर्ब्स कंप्लीटली ऑल द रेडिएशंस ऑफ एनी वेवलेंथ इंसिडेंट ऑन इट नेम्ड एज ब्लैक बॉडी, दैट इज इट नाइदर रिफ्लेक्ट्स और नॉट ट्रांसमिट्स एनी रेडिएशन। जितनी रेडिएशन डालोगे सारी की सारी एब्जॉर्ब कर जाएगी। इसका मतलब इसके लिए ए भी बने और ए लैम्डा भी बने, बिल्कुल सही बात है। अगर आप ऐसे होल देखोगे वो भी बने नहीं, और किसी पर्टिकुलर के लिए देखोगे वो भी बने। अगर किसी बच्चे के 60 में से 60 आ रहे तो ऐसा कब होगा कि जब हर क्वेश्चन में भी उसके पूरे पूरे होंगे, तो एज अ होल देख लो तो भी बने, और पर क्वेश्चन देख लो तो भी बने। तो किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए देखोगे, मान लिया 10 जूल, 20 जूल, 30 जूल ऐसे थी 3 रेडिएशन, तो जब 10 में से 10 करी होंगी, 20 में से 20, 30 में से 30, सभी तो 60 में 60 हुई होगी। तो इसलिए ये मतलब आ गया। और इसके एग्जांपल में हम ले सकते हैं प्लेटिनम ब्लैक और लैम्प ब्लैक, जिनकी एब्जॉर्बिव पावर लगभग 95% होती है, यानी परफेक्टली ब्लैक बॉडी कोई नहीं है हमारी उसमें। और इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कलर ऑफ बॉडी शुड बी ब्लैक टू बी अ ब्लैक बॉडी, ये कोई ज़रूरी नहीं है, बिकॉज इफ अ ब्लैक सरफेस इज पॉलिश्ड then it reflects major part of radiations incident on it. So body which absorbs all the radiations completely will be a black body, चाहे वो कलर में ब्लैक है या नहीं है।